हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 1, जिसमें हम करेंगे वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली को सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। कक्षा 9 में हम पढ़ के आ रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसे हम करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड। पहले पार्ट को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं। और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसे हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट को हम कह देंगे पूर्णांक, दूसरे पार्ट को कह देंगे शांत दशमलव प्रसार, और तीसरे पार्ट को कहेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए करवा रहा हूँ। पूर्णांक को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट को कह देंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरे पार्ट को कह देंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसे को इंग्लिश में होल नंबर भी कहा जाता है। पूर्ण नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। एक तो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा हो जाएगा शून्य, यानी 0। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को एक और नाम से जाना जाता है काउंटिंग नंबर, और इसे काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर और हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक
संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम करते हैं फर्दर 2 पार्ट में सॉल्व, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कर देंगे सम और दूसरा कर देंगे विषम। ठीक है, सम कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। और विषम कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ठीक है, सम को हम करेंगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड और विषम को भी करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। एक मिनट, सम को हमने किया 2 पार्ट में डिवाइड और विषम को भी करेंगे 2 ही पार्ट में डिवाइड। पहले पार्ट को कह देंगे भाज्य संख्या और दूसरे पार्ट को कह देंगे अभाज्य संख्या। सेम विषम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट को कह देंगे भाज्य संख्या और दूसरे पार्ट को अभाज्य। अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात आती है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल बता दूंगा, उदाहरण बता दूंगा कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, कौन सी अभाज्य होती हैं। पहले बता देता हूँ भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनफल हों। एक तो हर नंबर का गुणनफल होता है, खुद वो नंबर जो भी नंबर है वो तो अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा, विभाजित करेगा ही करेगा। 2 तो सबके होते हैं, इनके अलावा अगर कोई और नंबर हो जो उस नंबर को विभाजित करता हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। इसे लिख लेते हैं। एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा 20वीं सेंचुरी के से पहले पहले एक को अभाज्य संख्या माना जाता था, लेकिन अब एक को ना ही भाज्य ना ही अभाज्य माना जाता है। जैसे 0 को ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक माना जाता है। एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य नंबर से विभाजित हो जाती हैं।
एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य नंबर से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन शॉर्ट इसे अगर मैं कहूँ, वे समस्त संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनफल होते हैं, इस चीज़ को मैं भी इसलिए बताया हूँ क्योंकि आगे चल के इस पे एक सवाल आएगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अब तो क्लियर है। एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लेते हैं इसे भी। अभाज्य संख्या सेम वही चीज़ें, एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों। उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो वे समस्त संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आओ उदाहरण देख लेते हैं, कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, कौन से अभाज्य होते हैं। भाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, कौन सी होती हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनफल होते हैं। अभाज्य वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला नंबर है हमारा, पहले हम सम में चेक कर लेते हैं। 2 के कितने गुणनफल हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक तो खुद 2 हो सकता है। क्या इनके अलावा कोई और नंबर हो सकता है, नहीं। तो 2 के सिर्फ 2 ही गुणनफल हैं, एक तो 1 है और दूसरा खुद 2 है। ये तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है, तो ये किस में जाएगा, अभाज्य संख्या में। 2 आया अभाज्य संख्या में। ठीक है। अब 4 चेक करें, क्या 4 के कितने गुणनफल हैं, एक तो 1 है, दूसरा 4 है, इसके अलावा 2 भी है, तो इसके हो गए टोटल 3। ठीक है। ये आ जाएगा भाज्य में। ये आ जाएगा 4 जो है भाज्य संख्या में। 6 का चेक करेंगे, 6 के भी 2 से ज़्यादा हैं, 8 के भी 2 से ज़्यादा होंगे, 10 के भी होंगे, 12 के भी होंगे, 14 के भी होंगे। ठीक है, करके देख लेना। बाकी आगे सब भाज्य संख्याएं हैं, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या 2 है,
ठीक है, इससे दो सवाल बन सकता है। एक तो वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है आंसर 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इस पे दो सवाल बन सकते हैं, इनमें से कोई सा भी। अब आते हैं विषम की तरफ। विषम में भाज्य संख्या कौन सी है? एक को तो हम देखेंगे ही नहीं, वो तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। 3 पे नज़र डालते हैं, क्या 3 भाज्य है? आओ देखते हैं इसके गुणनफल। एक तो 1 हो गया, एक तो खुद 3 हो गया, क्या इनके अलावा भी कोई है? कोई नहीं है, तो ये किस में जाएगा, अभाज्य में। 3 आ गया अभाज्य में। फिर उसके बाद 5 चेक करते हैं। 5 तो एक तो 1 से विभाजित होगा, दूसरा 5 से होगा, क्या इसके अलावा भी कोई है? नहीं है, ये भी आ गया किस में, अभाज्य में। फिर उसके बाद 7 चेक करेंगे। 7 भी 1 से होगा, 7 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, ये भी आ गया अभाज्य में। अब चेक करते हैं 9 को। 9 पहला विषम संख्या आया है अभी, जो 1 से भी विभाजित, 9 से भी और 3 से भी। इसके 2 से ज़्यादा गुणनफल आ गए। अभाज्य में तो नहीं जाएगा, किस में जाएगा, भाज्य में जाएगा। 9 आ गया, 9 आ गया भाज्य संख्या में। 9 पे भी 2 सवाल बनते हैं। पहला, देखते हैं कितने सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो बनेगा, पहली विषम अभाज्य संख्या 9 है। ठीक है, ये पहली ऐसी संख्या है जो अभाज्य हो और ये पहली ऐसी संख्या है जो भाज्य हो और विषम हो। बाकी सारे विषम संख्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9 पहली सबसे छोटी विषम संख्या है जो भाज्य है। इसके बाद भी विषम संख्याएं हो सकती हैं जो भाज्य हों, जैसे 21 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 9 ही वो पहली संख्या है जो विषम है और भाज्य हो। इससे पहले जितनी विषम संख्याएं हैं वो सब अभाज्य हैं। जैसे इससे पहले है 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 1 ना ही अभाज्य ना ही भाज्य है, उसकी तो बात ही नहीं करना। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्नावली 1.1 की तरफ। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, किसमें, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहले सवाल में 5 पार्ट दिया है, पांचों पार्ट को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले मैं लाइन खींच देता हूँ, सवाल ज़्यादा है, जगह थोड़े कम पड़ सकते हैं, इसीलिए। पहला पार्ट है हमारा 140। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। 140 को हम सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे आसान वही है। ये मैंने मारा लाइन, इस तरफ भी एक लाइन, इधर लिखूंगा 140 यानी 140। पहली अभाज्य संख्या है 2 से हम ट्राई करेंगे ये डिवाइड होता है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। 2 से हो जाएगा, कितनी बार, 70। फिर 2 से ट्राई करेंगे, फिर हो जाएगा कितनी बार, 35। फिर 2 से ट्राई करेंगे, नहीं होगा। 3 से ट्राई करेंगे, नहीं होगा। फिर 4 से नहीं करेंगे ट्राई, 4 एक भाज्य संख्या है, डायरेक्ट करेंगे 5 से ट्राई। 5 से हो जाएगा, कितना आया, 7। फिर क्या ये 5 से हो जाएगा, नहीं होगा। कितने से होगा, 7 से, आ गया 1। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं,
मैं लिख सकता हूँ 140 को 2 गुणे 5 गुणे 7। जिसे और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 की घात 2 यहाँ से आ गया है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा लिख देंगे कि इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ। 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन सा है? 2 है, 5 है और 7 है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। कितना है? 156। दूसरा पार्ट करेंगे 156। सेम विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक लाइन ऐसे, फिर दूसरी लाइन ऐसे। यहाँ लिखा 156, 2 से ट्राई करेंगे, कट जाएगा 78 बार। फिर 2 से ट्राई करेंगे, आ जाएगा 39 बार। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे, आ जाएगा 13। और फिर 13 एक खुद एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं में से ही कटेगा, तो यानी डायरेक्ट ये 13 से कटेगा। आ गया 1। इसे हम क्या लिखेंगे? 156 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। जिसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। समझ में आ गया होगा 2 की घात 2 कहाँ से लिखा हूँ मैं? यहाँ से। ठीक है, इसे भी शब्दों में लिख देंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 13 है। ये हमारा पहले सवाल का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल करते हैं सॉल्व। कितनी है वैल्यू इसकी? 3825। 3825। इसे भी सेम विधि से सॉल्व करेंगे। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। यहाँ पे लिखेंगे 3825। ये सब सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस मैटर करती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। अभी भी बहुत वक्त है बोर्ड 2025 में। 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे हो जाएगा, 3 से करेंगे हो जाएगा। अगर मैं जानता हूँ 5 से हो जाएगा, अगर मैं पहले 5 से कर दूँ बाद में 3 से करूँ तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, कर्म मैटर नहीं करते। 3 से करूँगा तो 1 बार जाएगा, 3 कट गया, 8 है। 2 बार जाएगा, 2 हासिल, 22 बन गया। 7 बार जाएगा, 1 बचा, 1 5 मिलके 15 और 5 बार कट जाएगा। अब फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 से अगर मैं इसे काटूँ, 1 मिनट, 3 से अगर काटूँ तो 4 बार 12 हो गया और 25 बार 75 हो गया। ठीक है, फिर 425। अब क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा अब 3 से। तो अगला नंबर सोचते हैं 5। 4 क्यों नहीं सोच रहे हैं? 4 एक भाज्य संख्या है। 5 से करेंगे तो 5 8 40, बचा 2, 5 25 यानी 55 25। फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 17। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है
तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, 3825 को कैसे लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ घात के फॉर्म में। 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 लिख सकता हूँ इंटू 17। 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 इंटू 17। इसे भी अगर शब्दों में लिखना चाहूँ, लिखूँगा मैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं, 3 है, 5 है और 17 है। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं चौथे पार्ट पे। उससे पहले इसे भी डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 पार्ट में इस पेज को, क्योंकि अब बाकी सिर्फ 2 ही सवाल बचा है। चौथे पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे। कितना दिया हुआ है चौथा पार्ट, 5005। इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी के 3 किए हैं। अब तक तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। 5005 इसे ट्राई करेंगे 2 से करने की, नहीं होगा। 3 से करेंगे, नहीं होगा। डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 से करेंगे, आ जाएगा 1001। ठीक है, फिर करेंगे अब 7 से। 7 से करेंगे, आ जाएगा 143143। ओके, फिर उसके बाद 7 से तो नहीं होगा। 9 तो भाज्य संख्या है, 11 से हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 बार और फिर 3 बार। और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्ट 13 से कटेगा। इसे भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे बाकी 3 लिखे हैं। 5005 कौन कौन से हैं अभाज्य गुणनखंड, एक तो 5 आया है, गुणे 7 आया है, और कौन सा आया है, 11 आया है, और 13 आया है। क्या मैं किसी नंबर को घात के फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं, कोई रिपीट नंबर है ही नहीं। इसे भी शब्दों में लिख देंगे कि 5000 सीरीज चालू हो गया था। पाँच हजार 5 को की अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ठीक है, लास्ट पार्ट पे चलते हैं, यानी 5वें पार्ट पे। 5वें पार्ट में हमसे कह रहा है 7429 इसका निकालने के लिए। कितना दिया है वैल्यू, 7429। इसका भी सेम मेथड, $7429। ठीक है, इसे ट्राई करेंगे 2 से, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 × 65, 9 × 92, 13 × 91 नहीं होगा। फिर आता है नंबर 17। 17 से करेंगे, 17 चौको 68, 6 × 2 = 62, 17 हो जाएगा। 17 से करेंगे
17 चौको 68, यहाँ बचेगा 6, 6 2 मिल के 62, 17 तियाँ 51, 62 में से 51 गया, कितना बचेगा 9 2 11 और एक ये 9, 119, 17 7 119। अब ये 17 से भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, बचा 5 और ये 7 57, 19 तियाँ 57। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट 23 से विभाजित कर दे रहा हूँ। कितना आ गया 1। इसे भी पहले सिंपल ऐसे लिखेंगे, 7429 को लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। इसे भी शब्दों में लिख देंगे, 7429 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 17 है, क्रम में लिख देते हैं, 19 है और 23 है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला सवाल कंप्लीटली सॉल्व हो गया। हमने पांचों पार्ट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। पहले मैं पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, HCF और LCM निकालता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ ये लास्ट में ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है हमारा 26 और दूसरा नंबर है 91। इसे अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ, बार बार वही अभाज्य गुणनखंड विधि करना पड़ेगा। कर सकते हो अब तुम लोग, 5 सवाल हम कर चुके हैं। 26 को हम लिखेंगे 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं हमें मालूम होगा। HCF निकालते हैं इन दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड हम लिखे हैं 26 और 91 के, इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? नंबर है कॉमन 13। ठीक है, तो हम लिख देंगे 13। उसके बाद हम चेक करेंगे जो नंबर कॉमन है दोनों में, उन दोनों में न्यूनतम घात कितनी है। तो इन दोनों का घात तो सेम ही है जो कि 1 है, तो इसीलिए 1 ही रहने दे रहा है। अगर सपोज कर लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो हम लिखते 13 की न्यूनतम घात यानी 1, 2 नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे दोनों का सेम है तो सेम ही रहने दिए 13। HCF आ गया हमारा 13। LCM निकालते हैं। LCM में सभी नंबर लिख देते हैं। जो नंबर कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, उसे 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड हैं दोनों नंबर को मिला के। एक तो खुद 2 है, फिर 13 है, फिर 7 है, फिर 13 है, लेकिन 13 2 बार कॉमन है तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे 7, फिर 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 कॉमन है, एक बार लिख चुके। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर वही कंडीशन आ जाता कि इस पे 1 होती पावर, इस पे 2, तो फिर 13 क्या लिखते, 13 की घात 1 कि 13 की घात 2। LCM के केस में अधिकतम घात लिखते हैं, यानी 13 की घात 2 लिखते हैं, या फिर जो कोई भी नंबर होता जो अधिकतम होता उसे हम लिखते। क्या करना है, HCF में
न्यूनतम लिखना है, जो कॉमन नंबर है उसकी घात, ठीक है। और एलसीएम में उल्टा अधिकतम लिखना है। तो अधिकतम दोनों का सेम है जो कि 1 है, तो सिंपल 2 गुणे 13 गुणे 7। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 सते 14 यानी 182 आ गया। दोनों नंबर का हमने HCF और LCM निकाल लिया, जो कि पहले सवाल में हमसे पूछ रहा था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन से दो संख्याओं का गुणनफल, जिनका अभी हमने इन्हीं दो संख्याओं का जिनका अभी हमने HCF और LCM निकाला है, ठीक है। इन्हीं का गुणनफल इन्हीं के HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 26 और 91 का गुणा करते हैं, उसके बाद हम 13 और 182 का भी गुणा करेंगे और चेक करेंगे दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। साइड में मैं कर दे रहा हूँ, 13 गुणे 82, 2 3 6, 2 1 2, 8 3 24 को 4 2 हासिल, 8 1 8 2 10। इसे जोड़ेंगे, 6 2 4 6 0 1 1066। नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 2 3 6, 2 1 2, 8 3 24 को 4 2 हासिल, 8 1 8। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, 182 है, 82 नहीं है, कितना है, 182 है। ऐसा नहीं लिखते हैं, एक 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 को 4 2 हासिल, 3 1 3 2 5। फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2 8 और 1, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 6 4 2 6 5 8 13 को 3 1 हासिल 2, यानी 2366। ये तो HCF गुणे LCM है। 26 गुणे 91 करके देख लेते हैं, यहीं नीचे 91 गुणे 26 गुणा कर रहे हैं, 6 कम 6 और 6 9 54, 2 1 कम 2 और 2 9 18। इसे सॉल्व करते हैं, 6 4 2 6 5 8 13 को 3 और 1 1 2, 2366। दोनों में सेम आया है, जो कि आया है 2366। इसे अभी के लिए मिटा देते हैं। इसे मिटा दिया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। कितना आया, 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। ये कितना आया था, 2366 बराबर 2366 अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF गुणे LCM के बराबर होता है, ठीक है। बाकी डिटेल्ड में लंबा चौड़ा लिख लेना, एग्ज़ाम में जैसा वक्त हो उस हिसाब से देख के। दूसरा है हमारा 510 और 92। दूसरा करते हैं सॉल्व। दूसरा नंबर है हमारा, एक तो है 510 और दूसरा है 92। 510 तो बड़ा नंबर है, तो चेक कर लेते हैं साइड में अभाज्य गुणनखंड विधि से।
510, 2 से करेंगे आ जाएगा 255, फिर 3 से करेंगे 8 बार जाएगा 24, 1 85 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 17 और 17 से कर देंगे आ जाएगा 1। यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 17। ठीक है, अब 92 को भी निकाल लेता हूँ, जल्दी से आ जाएगा। 92 को 2 से करूँगा आ जाएगा 46, फिर 2 से करूँगा आ जाएगा 23 और फिर 23। यानी इसे मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इसे मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 23। ठीक है, ये दोनों का आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें HCF निकालना है। HCF निकालने का सबसे सिंपल मैं बता चुका हूँ, दोनों में जो नंबर कॉमन है, कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? सिर्फ 2, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ यही नंबर है 2 जो कॉमन दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 2। अब की बार दोनों की घात अलग अलग है, अलग अलग है दोनों की घात। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। तो अब इस 2 की घात 1 लिखें या 2, तो हम क्या लिखेंगे? न्यूनतम घात, क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं? HCF मासा, तो हम इसीलिए 2 ही रहने देंगे। अब आई बात एलसीएम की। पहले तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर वाले को पूरा लिख दो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना, ऊपर वाले को पूरा लिख दो। 2 3 5 और 17। अब नीचे वाले पे आओ, 2 है, 2 हम पहले ही लिख चुके, नहीं लिखेंगे। 23 नहीं लिखे हैं कहीं भी, तो 23 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 ही, इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है। अब इसमें भी 2 की घात चेक करेंगे, कौन सा वाला लिखें? 2 लिखें, 2 की घात 1 या 2 की घात 2। तो इसमें क्या करते हैं? अधिकतम घात लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे 2 की घात 2। 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया 2 की घात 2। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो आ गया मेरा 60 × 17 × 23, और इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो 17 छक्का 102, यानी 1020 × 23। ठीक है, यानी 23,460, 23,460। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। मैंने क्या किया है? सिंपल, चलो इसे मैं एक पल के लिए मान लिया 1000 है, 1000 का गुणा 23 में किया, 23,000 हो गया। 20 मैंने छोड़ दिया था, 20 का गुणा 23 में करूँगा आ जाएगा 460। ठीक है, तो 23,460। इसका एलसीएम आ गया, इसका HCF आ गया। इसका भी चेक कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम आता है कि नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, 2 संख्याएं कौन कौन सी है? 510 है और कौन सी है? 92। ठीक है, और इधर HCF कितना आया? 2 आया है। LCM कितना आया? 23,460। इसे हम करेंगे सॉल्व। इस वाले को गुणा करना आसान है, इसीलिए मैं इसे कर दे रहा हूँ। 46,920। कैसे किया? 2 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ, 0 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ, 12। 12 को 2 लिखा, 1 हासिल। उसके बाद 4 में करूँगा और 1 हासिल, मिलके 9, और 23 का डबल 46 होता है। ऐसे ही सिंपल। इसका तुम लोग कैलकुलेटर से करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक है,
46,920 कैलकुलेटर से करके देखना, या फिर जो नॉर्मल तरीका होता है जो हम जूनियर क्लासेस में सीख के आ रहे हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया इसीलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, तुम लोग करके देख लेना, इतना ही आएगा। फिर उसके बाद तीसरे सवाल पे चलते हैं, 336 और 54। थर्ड पार्ट है हमारा। तीन 336 और 54, इसका भी जल्दी से निकाल लेता हूँ। 2 से करूँगा 159, फिर 2 से करूँगा 84, फिर 2 से करूँगा 42, फिर 2 से करूँगा 21, फिर 3 से करूँगा 7, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट 7 से कट जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 डायरेक्ट, इंटू 3 इंटू 7। मैं लिख रहा हूँ, बराबर का साइन डाला, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। अगले नंबर को निकाल रहे हैं सेम तरीके से, 54। थोड़ा मैं फास्ट हूँ, मैं जानता हूँ। 54 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट 3 से 1 आ जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 में लिख सकता हूँ बड़े आराम से, इंटू 2। लेकिन मैं क्रम में लिख रहा हूँ, पहले 2 लिखा फिर 3 की घात 3। ठीक है, दोनों का मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब मैं फाइंड करता हूँ HCF। HCF कैसे निकालते हैं, हम चेक करेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन कौन सा नंबर है, एक तो 2 है और एक 3 है। अब की बार 2 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, मैं दोनों नंबर को लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 3। अब आई बारी घात की। इसमें कौन सा घात लिखते हैं, न्यूनतम। 2 की न्यूनतम घात 1 है, 3 की न्यूनतम घात 1 है, दोनों को ऐसे ही रहने दिया। HCF कितना आ गया, HCF आ गया मेरा 6। LCM इस तरफ लिख रहा हूँ, अब जगह कम है। LCM में मैंने सिंपल क्या बताया, ऊपर वाले को जो भी नंबर हो पूरा लिख दो, घात नहीं, बस नॉर्मल पूरा लिख दो। कितना है, 2 3 7, 2 3 7। अब नीचे वाले पे आओ, 2 है, 2 तो पहले ही लिख चुके फिर नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 तो पहले ही लिख चुके फिर नहीं लिखेंगे। अब चेक करेंगे घात। 2 की सबसे ज़्यादा अधिकतम घात कितनी है, 4 है। हम निकाल रहे हैं LCM तो अधिकतम घात लिखेंगे, यानी लिखेंगे 4। सेम 3 की अधिकतम घात कितनी है, ठीक है, अधिकतम घात है 3, 3 की अधिकतम घात 3 है। इसे करेंगे सॉल्व तो 2 की घात होती है 16, 3 की घात 3 होती है 27 गुणे 7। 16 सत्ते होता है 112 गुणे 27। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे करके देख लेते हैं। LCM बराबर 27 दूनी 54 को 4, 5 हासिल, 27 से कम 27, 5 32 को 2, 3 हासिल और 30, 3024। कितना आ गया, 3024। ठीक है, ये आ गया LCM। इसमें भी सेम वही लिख देंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं कौन सी थीं, 336 गुणे 54। HCF हमारा कितना आया है 6, LCM कितना आया है 3024।
इसे मल्टीप्लाई करना आसान है, मैं इसे कर दे रहा हूँ, इसे करके देखना, आराम से सुकून से सेम आएगा आंसर। अगर सही निकला है तो कहीं मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, वैसे मिस्टेक नहीं हुई है, मैं जानता हूँ। 6 चौको 24 को 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14 को 4, 1 हासिल, 6 ज़ीरो 0 1 और 6 त्रिक 18, 18,144 इस तरफ भी आएगा, करके देख लेना। ठीक है, इसी के साथ तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट हमने कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही जो हमने पिछले सवालों में करके आए हैं, उसमें 2 था, इसमें 3 नंबर है। सिंपल हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले पार्ट को लिखेंगे 12, दूसरा नंबर है हमारा 15, तीसरा है हमारा 21। बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड। इनका क्या होगा, सिंपल 2 से करूँगा, फिर 2 से करूँगा 4 हो गया, फिर 3 से कर दूँगा 12, जिसे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 को 2 की घात 2 जो कि 4 हो गया, गुणे 3। ऐसे ही मैं इसे कैसे लिखूँगा, 3 गुणे 5, इसे क्या लिखूँगा, 3 गुणे 7। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके चेक कर लेना। ठीक है, 2 से करना 6 आएगा, फिर 2 से करना 3 आएगा, फिर 3 से करना 1 आ जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे करके देख लेना, प्रैक्टिस ही होगा तुम लोगों का, एग्ज़ाम तुम्हें देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात। HCF कैसे निकालते हैं, अब की बार हम चेक करेंगे इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन कौन सा मुझे दिख रहा है, मुझे सिर्फ 3 दिख रहा है जो कि कॉमन है, तो मैं लिख दूँगा 3। 3 की न्यूनतम घात कितनी है, तीनों की घात बराबर है जो कि 1 है, तो ऐसे ही रहने देंगे। HCF आ गया हमारा 3। LCM कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका, पहले वाली लाइन को मैं पूरा उतार दूंगा, क्या है मेरा 2 गुणे 3, घात नहीं लिखूंगा। उसके बाद मैं दूसरी लाइन में आऊँगा, है 3 तो मैं पहले ही लिख चुका, अब नहीं लिखूंगा। उसके बाद क्या है 5, तो 5 नहीं लिखा हूँ, 5 में लिखूंगा इंटू 5। अब फिर मैं तीसरे लाइन में आके चेक करूँ, 3 तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, अब नहीं लिखूंगा। फिर है 7 नहीं लिखा हूँ, 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिख दिया। कॉमन कौन सा नंबर मुझे मिला है, सिर्फ 3, तो 2 तो एक ही है, जब एक ही है तो उसे पूरा पूरा लिख देंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे, 2 की घात 2। 3 जो है वो कॉमन मिला है मुझे। 3 की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, तीनों की बराबर है, तो उसे वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा हूँ तो ऑब्वियस है एक ही माना जाता है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 7 420। ठीक है, ये आ गया मेरा LCM। एक चीज़ नोटिस करना, अभी जो पिछले सवाल में हम करके आए हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊं कि 12 गुणे 15 गुणे 21 इनका गुणनफल 3 गुणे 420 के बराबर होगा, तो नहीं होगा। ये आ रहा है 1260, लेकिन ये 1260 नहीं आएगा, ये तकरीबन आएगा 180 इंटू 21, यानी 1800 3600 3780 आ रहा है ये। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, पूरा 3 गुना ज़्यादा है। तो यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, वो सिर्फ 2 संख्याओं तक ही सीमित है, 3 संख्या पे हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा सवाल है,
यही चीज़ हमें पहले सवाल में पता करना था, HCF और LCM ही निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। सत्रह, 23 और 29। ये सवाल भी हमें एक चीज़ सिखाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 17 से। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं 1 गुणे 17। ठीक है, 23 भी सेम वही कंडीशन है इसका भी, तो इसे भी लिख देंगे 1 गुणे 23। ये भी 1 गुणे 29। ठीक है, इतना लिख दिया। ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इनका HCF जब मैं लिखूंगा तो कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? कोई नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो जब कोई नंबर कॉमन ना आए तो एक कॉमन आता है, हमेशा एक लिख दिया। एलसीएम के वक्त वही सेम तरीका कि पहले ऊपर वाले को लिखो। तो 1 गुणे 17 लिखने का मतलब कोई नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 17। फिर नीचे मैं चेक किया तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं लिखा 23। फिर नीचे मैं लिखा 29। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 दिया 69। 460 में से अगर मैं 69 घटाऊँ तो आ जाएगा 391 गुणे 29, यानी 2900 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 29 से कम, 29 को 9, 2 हासिल। 29 नवा कितना होगा? 290, यानी 261। 261 और 2, 263 को 3 और 26 हासिल। अब 29 तिया होता है 87, 87 और 26 113, यानी 11,339। इसे सही से लिख दे रहा हूँ, 11,339। ठीक है, एक बार खुद भी करके देख लेना, वैसे सही ही होगा, गलत नहीं होगा। इतना आ गया एलसीएम हमारा। ठीक है, और ये आ गया HCF। इसमें सिखाने वाली क्या बात थी? अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो कॉमन 1 होता है, यानी HCF 1 होता है। अगली क्लास में हम एक नंबर पढ़ेंगे कोप्राइम, सह अभाज्य। अभी हम नहीं पढ़े हैं आज की क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। सह अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है, यानी ये तीनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं। ठीक है, कल मैं और डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा। अभी चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा? 1। एलसीएम क्या आएगा? तीनों नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 का स्क्वायर यानी 25। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 8 200 और 200 इंटू 9 1800। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल भी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में हमसे कह रहा है HCF कह के कुछ नहीं दिया है, ब्रैकेट में कुछ नंबर दिया है और उसके बाद बराबर 9। तो यानी HCF जो है हमारा वो कितना है? 9 है। ठीक है, HCF है हमारा 9 में लिख दे रहा हूँ। HCF 9 है। उसके बाद फिर
लिखा है कि एलसीएम और फिर वही सेम नंबर रिपीट किया है, लिखा है ज्ञात कीजिए। यानी ये वही दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ हमें यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। ये इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ है और इन्हीं दोनों नंबर का मुझे एलसीएम भी निकालना है। दूसरे सवाल में हम बहुत आसान तरीका एक चीज़ देख के आ रहे हैं, इसे वाइट कर दूं। एलसीएम हमें निकालना है। हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किनके बराबर होता है, याद है ना, एचसीएफ और किसके बराबर, गुणे एलसीएम के बराबर। ठीक है, इनके बराबर होता है। हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657। हम डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, पेन चेंज कर दूं। कितना दिया है, 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ हमें दिया है 9, एलसीएम हमें निकालना है। सिंपल 9 आरएचएस में मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा 306 गुणे 657 भागा 9 बराबर एलसीएम। अब 306 और 657 का मल्टीप्लाई करना बेवकूफ़ी होगी, मुझे देख के ही पता चल रहा है। प्रैक्टिस जब करोगे तुम्हें भी देख के पता चल जाएगा कि 9 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। मैं कर दे रहा हूँ छोटे वाले ही नंबर को डिवाइड। 9 त्रिक 27, 3 बचा, 6 36 यानी 9 चौक को 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब 64 गुणे 657। एलसीएम बराबर 34, अभी मैं 64 बोल दिया हूँ, 34 गुणे 657 इसका आ जाएगा वैल्यू। कर ही लेते हैं सॉल्व यहाँ साइड में। 657 गुणे 34, 4 7 28 को 8, 2 हासिल, 4 5 20 को 2, 22, 2 4 6 24 यानी 26, 3 7 21, 3 5 15 और 3 6 18, 1 19। इसे सॉल्व करेंगे 8 3 6 7 13 को 3, दोनों 11 1 12 को 2 2, 22,338। ठीक है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो सही कर लेना। वैसे मैं कोशिश यही करता रहूँगा हर क्लास में कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। 22,338 ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, और यही चीज़ हमें निकालनी थी, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इसी के साथ हमारा चौथा सवाल भी ख़त्म हुआ। चलते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमसे कह रहा है, जांच करते हैं हमें किस चीज़ की, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है मैं बता चुका हूँ, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे हम हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। वही नंबर 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या होती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक करते हैं। 0 पे पहले ये जान लेते हैं कि किसी संख्या का 0 पे समाप्त होने के लिए क्या ज़रूरी है। कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज़ कर लो 70 ले लिए। ठीक है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 करेंगे 35 आ गया, फिर 5 करेंगे 7 आ गया, फिर 7 करेंगे 1 आया। 60 ले लेते हैं। ठीक है, 2 करेंगे 30 आया, फिर 2 करेंगे 15,
फिर 3 करेंगे 5 और फिर 5 करेंगे 1। 10 ले लेते हैं तो 2 करेंगे 5 और 5 करेंगे 1। 10 तो सबसे छोटा संख्या है, जिसमें छोटा नहीं कह सकते, मतलब समझ लो 10 में लिया तो उसमें भी जो 0 पे ख़त्म हो रहा है और उसका हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला। एक चीज़ तुम इसमें नोटिस करना, 5 वो तो 3 है, 5 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, ठीक है। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी तो तुम जानते भी होगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, जिनका इकाई अंक 0 होता है, वो 5 से विभाजित होती ही होती हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसे लिखूंगा शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये सवाल उदाहरण नंबर 2 से मैच कर रहा है, उसमें है 4 की घात n, इसमें दे दिया है 6 की घात n। तो तुम एनसीईआरटी देख के भी आंसर लिख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। किसी संख्या का 0 पर समाप्ति का मतलब उसका इकाई अंक 0 हो, वो इकाई अंक 0। किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1/5, ठीक है। होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 होना चाहिए, जबकि दिए गए संख्या का एक काम करता हूँ, पहले मैं दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा। दिया गया संख्या क्या है, 6 की घात n। 6 की घात n को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 की घात n। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसे और सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात n गुणे 3 की घात n। ये चीज़ें क्लास 9th में पढ़ाई गई होंगी कि अगर a गुणे b की घात n हो तो उसे हम a की घात n गुणे b की घात n लिख सकते हैं। ये चीज़ें क्लास 9th की हैं, उसमें पढ़ाई गई होंगी आप लोगों को। किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ 1/5 होना चाहिए, वरना कन्फ्यूज़न कहीं ना क्रिएट हो जाए। कम से कम 1/5, कम से कम यार। एक 5 होना चाहिए, जबकि दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2
और कौन सा नंबर है, 3 है। इसलिए n जो कि प्राकृतिक नंबर है, n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो, मैं पहले भी एग्जांपल लेके दिखा दिया हूँ, उसमें 5 का होना ज़रूरी ही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो उसमें 5 नहीं आया। अगर 5 आ जाता तो आती। ठीक है, 5 नहीं आया। कौन कौन से आए, 2 आया और कौन सा आया, 3 आया। ठीक है, इसीलिए n का कोई सा भी मान हो, तुम अगर चेक भी करोगे, n का मान 1 हो तो 6, 2 हो तो 36, ठीक है, 3 हो तो 216, 4 हो तो मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, नहीं आएगा। 4 हो तो आ जाएगा 1296, 0 पे समाप्त नहीं होगी। इसके लिए अगर तुम थोड़ा सा साइंटिफिकली और लिखना चाहोगे तो तुम चेक कर सकते हो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2, उसमें बस 4 की घात n दिया है, इसमें 6 की घात n दिया है। इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। जब भाज्य संख्या का मैंने डेफिनेशन बताया था तो उसमें मैंने बताया था जिन संख्याओं के ब्रैकेट में बताया था जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनफल होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। उसका काम यहाँ पे पड़ा है। अब पहले तो एक चीज़ मैं नोट करा दूँ, दिखा दूँ कि ये एक पद है, ये 2 पद है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। अगला चैप्टर ही हमारा बहुपद है, उसमें हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, मतलब सवाल सॉल्व करेंगे। 2 पद है, पहले तो हम इसे एक पद बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले मैं पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, यानी 7 × 11 × 13 + 13। इसे सिंपल क्या करना है, मैं दोनों नंबर में से 13 को कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन ले लेता हूँ, 13 ले लिया कॉमन। पहले वाले पद में बचा 7 × 11, 13 तो हट गया और दूसरे वाले पद में क्या बचा, 13 हटने के बाद 1। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। 13 और ब्रैकेट में 11 × 7 = 77 और 1 78। ठीक है, इस संख्या के तो 2 ही गुणनफल अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों अभाज्य नहीं हैं। 13 तो अभाज्य है, 78 अभाज्य नहीं है। 78 भाज्य है, यानी 78 के खुद 2 से ज़्यादा गुणनफल हैं। ठीक है, इसलिए इस टोटल नंबर के 2 से ज़्यादा गुणनफल हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देता हूँ। जैसे 13, 78 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 39, 3 हुए। 13 × 2 × 39 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 13, हो गए अभाज्य गुणनफल। ठीक है, कितने हुए, टोटल 3 हुए। 3 क्यों हुए, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 की घात 2 हो जाएगी। 2 × 3 × 13 की घात 2। इस संख्या के कितने आ गए गुणनफल, 3, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला करते हैं सॉल्व। अगला है 7 × एक लाइन मार देना
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसे भी करना है सिंपल, वही जो पिछले वाले सवाल में किए हैं। इसमें क्या करेंगे, कॉमन 5 करेंगे कॉमन, वही सिर्फ है ही। पहले वाले पद में बचा 7 6, 5 तो हट गया, 4 3 2 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो। और इस वाले 5 की जगह पे बचा 1। इसे करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये +1 है, इसे हटाने के लिए। तो हो जाएगा 2 3 6, 6 चौको 24 और 48 3 144 × 7। थोड़ा सा टफ आ गया है। 7 छक्का 42 और 42 चौको 1 मिनट कर ही लेते हैं सुकून से। 7 छक्का 42 को 42 आ गया और 4 3 12 2 24 गुणे 24 प्लस 1। इसे मैं अगर लिखूं 5, 24 दूनी 48 को 8, 24 दूनी 48 को 8, 4 हासिल और 24 चौको 96 और 4 100, 1008 प्लस 1 यानी 5 गुणे 1009। ठीक है, इसके भी 2 ही हैं अभी के लिए, लेकिन अभी मैं तोड़ दे रहा हूँ इसे। अब 1009 मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाज्य कि अभाज्य। सबसे सिंपल इसे क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, × 1 तो लगा ही सकता हूँ। हो गए 3। ठीक है, तो इस वाले संख्या के भी ऐसे हम सिंपल लिख देंगे कि दिए हुए संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनफल हैं, इसीलिए दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। सेम इसमें भी दी हुई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनफल हैं, इसलिए दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। अब चलते हैं आज के लेक्चर के हमारे आखिरी सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस सवाल में हमसे कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है बनाना। जो हो गया वृत्ताकार पथ। ठीक है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दूं। चलो छोड़ो, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस टाइप के सवाल को करना बहुत आसान है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख दूं पहले। सोनिया कितना वक्त लगा रही है, सोनिया लगा रही है 18 मिनट और रवि 12 मिनट। ठीक है, सही लिखा हूँ। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। मैं मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने में कुछ सेकंड लगेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ मिनट लेके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं मान लिया दोनों सुबह में 6 बजे चलना प्रारंभ किया। सोनिया को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, पूरे वृत्त को यानी सर्कल को। ठीक है, ये इसका मतलब है 6 मिनट का।
सेम इसका भी 6 मिनट, यानी 6 मिनट लगेगा इतना आने में, किसे, सोनिया को, और इतना आने में 6 मिनट। लेकिन रवि के लिए मैं लाल कलर से करता हूँ, ये बिल्कुल आधा आधा पे मैंने कर दिया। ठीक है, रवि के लिए इतना 6 मिनट है और इतना 6 मिनट, तभी तो 12 मिनट में वो कंप्लीट कर दे रहा है सर्कल। तो इसका मैंने लाल कलर से लिखा है। ठीक है, अब समझो, सुनने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से 6 बजे दोनों चले, 6:06 पे सोनिया पहुँचेगी यहाँ और रवि कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। ठीक है, यानी 6:06 पे यहाँ पहुँचे हैं और 6:12 पे सोनिया यहाँ से चल के कहाँ आ जाएगी, यहाँ। सोनिया आ जाएगी यहाँ और रवि 6:12 पे पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा और आ जाएगा प्रारंभिक स्थान पे। क्या दोनों मीट किए, नहीं किए, तो वो दूसरे चक्कर के लिए रवि चल देगा और सोनिया भी पहला चक्कर कंप्लीट कर रही है। सोनिया कब यहाँ प्रारंभिक स्थान पे पहुँचेगी, 6:18 पे। जब सोनिया यहाँ 6:18 पे पहुँचेगी तो रवि कहाँ पहुँच चुका होगा, दूसरे चक्कर में, यहाँ फिर से पहुँच चुका होगा। क्या दोनों मिले, नहीं मिले, तो फिर सोनिया क्या करेगी, सोनिया अपना दूसरा चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, दौड़ेगी। 6:18 तक सोनिया यहाँ पहुँच चुकी है और रवि दूसरा चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुँच चुका है। 6:24 पे क्या होगा, सोनिया यहाँ पहुँचेगी 6 मिनट बाद। ठीक है, और रवि 6 मिनट में यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, यानी रवि का दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया और सोनिया भी सिर्फ यहीं है अपने दूसरे चक्कर में। फिर क्या होगा, 6:30 होगा, अगले 6 मिनट में सोनिया फिर यहाँ से अपना दूसरा चक्कर करते 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 यहाँ आएगी और रवि यहाँ से अपना तीसरा चक्कर चालू करेगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं मिली और हो गया टाइम 6:30। अगले 6 मिनट बाद सोनिया यहाँ से यहाँ आएगी, प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेगी और उसी 6 मिनट में, अगर मैं सेकंड बोल रहा था तो उसे मिनट मान लेना, 6 मिनट में रवि अपना तीसरा राउंड यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर देगा, यानी 6:36 पे दोनों इस जगह पे पहुँच जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि रवि का थर्ड चक्कर कंप्लीट हो गया होगा और सोनिया का सिर्फ दूसरा, क्योंकि सोनिया स्लो चल रही है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जो दोनों का टाइम दिया है चक्कर लगाने का, उनका क्या निकाल लो, एलसीएम, लासापा। ठीक है, हमें क्या दिया है, 18 दिया है और क्या दिया है, 12। 18 का मैं अभाज्य गुणनखंड विधि करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 18 और 12 का मैं क्या लिखूँगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताया हूँ। पहले तो ऊपर वाले नंबर को सिंपल लिख देंगे, 2 गुणे 3, नीचे भी वही है तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, पहले ही लिख चुके हैं। अब हम घात मिलाएंगे, लासा निकालना है तो मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात लिखेंगे। 2 की अधिकतम घात है 2 तो लिखेंगे 2 की घात अधिकतम 2। 3 की अधिकतम घात क्या है, 2, तो इसका भी लिखेंगे 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, कितना आया आंसर, 36 मिनट। ठीक है, बस इतना बड़ा ये सवाल था, बस इसे समझाने के लिए ये मैं मिनट लिख दे रहा हूँ, इतना आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम अपने चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकती हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व, उसके बाद बहुपद, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आराम से। अगर वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।